नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जब कभी भी देश में चुनाव होता है ना, तो गर्मा गर्मी गहमा गहमी तो खूब होती है और नेताओं की बयानबाजी खूब होती है, आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, चारों ओर से होते हैं और ऐसे में माहौल गर्माता है। ये सब आम बात है, सामान्य बात है। कई बार नेताओं की जबान फिसल जाती है, लड़खड़ा जाती है, वो भी समझ में आता है। ज्यादा उत्तेजना में कई बार नेता कुछ का कुछ बयान दे देते हैं, कुछ लिख देते हैं, चुनाव आयोग तक शिकायत जाती है, किसी तरह से फिर जो कह दिया जाता है उस पर लीपापोती होती है। लेकिन अगर कोई नेता दूसरे नेता के लिए, और दूसरा नेता भी कौन, देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करने लगे, तो इसको क्या कहेंगे? यह आरोप प्रत्यारोप नहीं है, महज आरोप प्रत्यारोप नहीं। आरोप प्रत्यारोप आप लगाने का हक है, आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप का जवाब दे सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं, इस बात का आपको पूरा हक है। आपकी जबान लड़खड़ा जाती है तो आप कह सकते हैं कि हां, हमारी जबान लड़खड़ा गई। लेकिन अगर आप देश के सबसे कद्दावर नेता या फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना तो दूर, आप देश के प्रधानमंत्री को ना बहुत अपने सामने तुच्छ समझते हैं और यह मानसिकता बहुत खराब है। राजनीति में वैसे मैं मानता हूं कि कोई नेता बराबर होते हैं, सब ठीक है, कोई प्रधानमंत्री के पद पर हो सकता है, कोई विपक्ष का नेता हो सकता है, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आप तू तड़ाक करके बात करते हैं ना, आप सोचिए, आप अपने घर में क्या अपने पिता से, अपने से बड़े आयु से या किसी अपने से बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति से, क्या आप उसके बारे में तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं? जब आप करते हैं तो यह दरअसल आपकी अपनी मानसिकता, आपकी अपनी सोच दिखाता है। मैं आज ये सब क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। ये प्रधानमंत्री डरता है, कांप जाता है मेरे से, मैं बोलता हूं तो ये डरने लगता है, हिलने लगता है, ये भाग जाता है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन से संस्कार हैं जो आपको दिए हैं? इन सब पे सवाल होना चाहिए। जब ऐसे नेता किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ऐसी भाषा, तो उससे सवाल होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर, पहले भी राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये जाता है, मोदी जाता है, मोदी खाता है, मोदी को मैंने डरा दिया, मोदी से मैंने पूछा, मोदी कांपने लगा। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप और कुछ नहीं तो उनकी आयु का सम्मान कर सकते हैं, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है तो। आज दो टूक में ये मुद्दा उठाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका पलटवार किया और प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा, जो पहले भी कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग तो नामदार हैं भाई, बड़े परिवार के हैं, शहजादे हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, गरीब परिवारों से आए हैं, और इसीलिए जो है हमारे बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, बार बार होता है। ये तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के आरोपों से राहुल घबराए हैं, इसलिए तू तड़ाक की भाषा पे उतर आए हैं? इस तरह की भाषा आदमी तब बोलता है जब वो सामने वाले से डरा होता है, जब वो सामने वालों के आरोपों का जवाब नहीं दे पाता, जब उसको लगता है कि मैं घिर गया हूं, तब वो तू तड़ाक की भाषा पर उतारू होता है। क्या राहुल गांधी मोदी के आरोपों से घबराए हैं? क्या इसलिए तू तड़ाक पर उतर आए हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा आपको वो भाषण सुना देता हूं राहुल गांधी का, और उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए जरा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो कांपने लग गया, झूठ बोलना शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। मेरी
सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। तो राहुल गांधी के बयान पर हालांकि बीजेपी के नेताओं को बहुत गुस्सा आया, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के समर्थकों ने अपना बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो है एक बहुत ही विनम्रता का परिचय दिया और कह सकते हैं कि एक सधे हुए नेता की तरह उन्होंने जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो इस देश में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन राहुल गांधी ऐसी भाषा बोल क्यों रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार राहुल गांधी की भाषा आपको फिर सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बार बार सुने, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ये क्यों गंभीर है। क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा उचित है? एक बार फिर मैं आपको राहुल गांधी की भाषा सुनवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको रजिस्टर कर लें। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो सुना आपने, इसी पर आज चर्चा करेंगे कि तू तड़ाक वाली जबान ये क्या कहती है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ शायना एनसी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रही हैं। मेरे साथ राहुल लाल जुड़ रहे हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूर्य मैथिल मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ अमिताभ भूषण जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत राहुल लाल आपसे करता हूं। कांपने लगा है मोदी, झूठ बोलने लगता है, झूठ बोल रहा है, अब की बार वो बच नहीं पाएगा। क्या इस तरह की भाषा किसी भी व्यक्ति को शोभा देती है? अशोक जी, देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में भाषाई गरिमा एक काफ़ी आवश्यक तत्व है और भाषाई गरिमा का पालन सभी पक्षों को करना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग हुआ है उस प्रकार के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चीज़ कहूँगा अशोक जी, अब बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2014 से 2024 तक रहे प्रधानमंत्री के पद पे, उन्होंने भी भाषा की गरिमा को बहुत ज़्यादा गिराया। आप सोच के देखिए कि जो उनके तमाम बयान अगर हम लोग कह दें, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहना, बताइए क्या ये भाषा भी स्वीकार्य होगा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो भाषा भी स्वीकार होगा? मतलब जर्सी गाय सोनिया गांधी के लिए पुनः शब्द, वो भाषा क्या स्वीकार्य है? तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के भाषा का प्रयोग ना तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से होना चाहिए, और जो राहुल गांधी जी ने भी जो भाषा का प्रयोग किया है उसमें इस प्रकार के भाषा शैली का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़े नेता हैं
और राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ाइयां हो वैचारिक आधार पे, लेकिन भाषाई गरिमा अगर प्रत्येक लोग बनाए रहे, हमें लग रहा है कि लोकतंत्र के उत्सव का जनता और बहुत ज्यादा आनंद लेगी, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत भी गिरा हुआ था। यह भी चीज सभी राजनीतिक दलों को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अशोक जी, आपने कहा कि आपने कुछ प्रधानमंत्री के पुराने बयान याद दिलाए, ठीक है, बार बार उस तरह के बयान याद दिलाए जाते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब एक व्यक्ति गलती करता है, कोई भी व्यक्ति गलती करे, तो उसके बचाव में पुराने इतिहास निकालना हम शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं देखो उन्होंने भी तो ऐसा किया, उन्होंने भी ऐसा किया। ये जो इफ एंड बट लगा के जब हम किसी चीज का खंडन करते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं ना, तो हम एक तरह से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए राजनीति की गरिमा बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए। नहीं, ठीक है, बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, अगर आप इतिहास खोलने जाएंगे ना, अगर आप कहते हैं हाँ इन्होंने तो गलत कहा लेकिन उन्होंने भी गलत कहा, तो फिर उसके बाद बात बढ़ते लेकिन उन्होंने भी गलत कहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहली बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अब तक 100 से ज्यादा बार और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 जो है बयानों का उदाहरण दिया। लेकिन मेरी एक बात बता, आप मनमोहन सिंह का कोई बयान एक बता दीजिए, इस प्रकार का कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहता है, कोई ऐसा बयान उन्होंने दिया? अरे मनमोहन सिंह छोड़ दीजिए ना, मनमोहन सिंह छोड़ दीजिए ना, मनमोहन सिंह के बयान क्या, मैं कह रहा हूं कि एक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को 100 से ज्यादा 125 गालियां अब तक दी जा चुकी हैं। 125 गालियां। क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी गालियां जिंदगी में पढ़ने की कोई नेता, राहुल गांधी को सुबह से शाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उठते हैं और गाली देना प्रारंभ कर देते हैं? क्या किसने गाली दी? बताइए, मैं तो देखता हूं बताइए ना मुझे, अरे मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए, बताइए गाली बताइए। नहीं, आपको देखिए उनका नाम पप्पू उपनाम किस तरह से जो है कि तमाम तरह से फैला दिया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या अखिलेश यादव एक तरह से संवैधानिक पद पर नहीं थे? उनके बीजेपी के लोग टोटी चोर जैसे शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग कर दे रहे हैं। क्या विपक्ष के नेताओं के प्रति इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग सही है? प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, दीदी ओ दीदी जिस टोन में वो शब्द का प्रयोग था एक महिला मुख्यमंत्री के लिए, क्या वो शब्द का प्रयोग सही था? मैं यही तो कह रहा हूं, दोनों पक्षों की तरफ से जो भाषाई गरिमा गिराई जा रही है वो नहीं गिरनी चाहिए। अशोक जी, इसी बात को मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, आपने जितनी बातें कही ना वो सब हम टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं। मैं अपने कार्यक्रमों में इस बात का बिल्कुल निषेध करता हूं, किसी का भी निषेध करता हूं कि किसी के लिए भी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा रहा है। मेरे अभी 2 दिन पहले किसी गेस्ट ने जब राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल, तो मैंने उनको तुरंत रोका। मैंने कहा नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं अपने डिबेट की भाषा की करें, लेकिन आपने कुछ बयान आपने ले दिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को जो गालियां दी गई हैं वो मैं टेलीविजन पर और अपने घर में आप वो कह भी नहीं सकते। आपने तो बड़े सरलता से कह दिया। सुनिए, आपने कह दिया, आपने एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए ना। नहीं, आपने तो सब कुछ कह दिया, उसके बाद बचा ही नहीं कुछ। उसके बाद बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। अरे नहीं, आपके पास उदाहरण, मैं आपको बताता हूं, सर, मैं आपको बताता हूं, कुत्ते की मौत मरेगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुत्ते की मौत मरेगा। मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं, और ऐसी एक नहीं, ऐसी 50 गालियां हैं। अच्छा, किसी ऐसी 50 गालियां जो इस देश के प्रधानमंत्री को दी गई हैं। तरफ से है बयान, ये ऐसा कोई बयान वरिष्ठ नेता भाई जिसमें कांग्रेस में वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, और ऐसे एक नहीं, फिर मैं कह रहा हूं एक नहीं, ऐसे 50 बयान हैं। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए मरने की दुआ आए दिन मांगते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को 20 फीट नीचे जमीन में गाड़ने की बात करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को जो है रावण कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहते। ये सब तो कुछ छुटभइये नेताओं का बयान है। छुटभइये नेता नहीं है। एक मिनट, आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कहा कि मोदी को 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, आप कहते हैं छुटभइया नेता है। छुटभइया नेता उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा, खड़गे साहब कौन है? खड़गे साहब कौन है? एक भी बयान एक बयान रावण नहीं, अकेले रावण नहीं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बार नहीं दर्जनों बार अपमानजनक शब्द इस्तेमाल उन्होंने प्रयोग किया था। देखिए, राजनीति में रावण तक का शब्द तो चलेगा। रावण कह दिया तो कोई बात नहीं, रावण कह दिया तो कोई बात नहीं। ये तो देखिए पहले से महंगाई का रावण, बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी का रावण, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रावण बिल्कुल सही बात है। देश के प्रधानमंत्री को आप रावण कह दें, देश के प्रधानमंत्री को हिटलर की मौत मरेगा कह दे, देश के प्रधानमंत्री को कुत्ते की मौत मरेगा ये कह दे, ये सब तो कांग्रेस का कल्चर है।
ये सब कुछ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस का कल्चर है भाई, अब मैं यही तो कह रहा हूं। ये कांग्रेस की संस्कृति है। तो इसलिए आपको लगता है कि राहुल गांधी के लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं? राहुल सुनिए, आपको इन सब चीजों में ना, इन सब शब्दों में ना आपको बड़ी सहजता लग रही है, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर है। नहीं, मुझे कांग्रेस का कल्चर है। मैं तो पहले से एक अभिनेत्री आती है तो उसको सीधा सीधा जो है उसके रेट की बात कर देना कि मंडी में, ये तो कल्चर है कांग्रेस का। इसीलिए मुझे लगता है आपको कुछ हैरानी नहीं हो रही। लेकिन मैं ये कह रहा हूं और ये फिर बता रहा हूं मैं, ये राहुल गांधी ने पहली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इसी तरह की तू तड़ा की भाषा इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, सुनिए मेरी बात। प्रधानमंत्री ने जिन बयानों का मैंने उल्लेख किया, क्या वो बयान सही थे? नहीं, एक मिनट रुकिए। इस चुनाव की मैं बात करता हूं। चलिए मैं कहता हूं आपकी 125 गालियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 4-5 आपने बयान गिनवाए, इसको छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं अभी ये चुनाव में इतने दिन हो गए ना, अब आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कौन सा शब्द जो है विपक्ष को लेकर, विपक्ष के नेताओं को लेकर, एक मुझे बता दीजिए जहां उन्होंने मर्यादा तोड़ी। एक उदाहरण दीजिए। मैं आपको कांग्रेस के 4 बता देता हूं, बताइए। देखिए, अब ये तो देखिए ऐसी बात हो गई। अब आप हम तो टाइम लाइन लेंगे कि अभी का बयान, क्यों नहीं टाइम लाइन लेंगे? क्यों नहीं टाइम लाइन लेंगे? 2014 से टाइम क्यों नहीं लेंगे? 2014 से प्रधानमंत्री, अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं ना, अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कांग्रेस नेताओं ने, सोनिया गांधी ने क्या कहा था। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी तक जाना पड़ेगा अगर आप इतिहास में जाएंगे तो। और मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि गुजरात में जाके मौत का सौदागर किसने इस्तेमाल किया था सबसे खूनी पहले। पंजा शब्द सही है। खूनी पंजा, एक मिनट रुकिए। एक राजनीतिक दल के लिए खूनी पंजा शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसने कहा? खूनी पंजा किसने कहा? तमाम भाषणों में खूनी पंजा किसने कहा? फिर आप आगे छुट भैया। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो छुटभैया नेता थे, लेकिन बीजेपी के छुटभैया नेता खूनी पंजा कह दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कब कहा? बीजेपी आज भी उन्होंने आगरा में कहा है खूनी पंजा। हाँ, कांग्रेस के खूनी पंजे से बच के रहने की आज उन्होंने कहा। आगरा के रैली में मैंने सुना है। गलत कह रहे हैं आप। नहीं, मैंने गलत कह रहे हैं आप। हमने सुना है। गलत कह रहे हैं आप। खूनी पंजा नहीं कहा उन्होंने, पंजा कहा। उन्होंने कहा पंजा शिकंजा का, खूनी पंजा नहीं कहा, पंजा शिकंजा का। और दिक्कत यही है, दिक्कत ये सुनिए। नहीं, राहुल लाल रुकिए, एक मिनट। आप मेरे शो में आते हैं, आप बीजेपी को आरोप लगाते हैं, बीजेपी आप पर आरोप लगाती है। मैं आपकी कई बार चीजों से आहत हो सकता हूं। सूर्य मैथिल बैठे, वो आपके, मैं कहूं राहुल लाल तू यहां क्यों आया? तू उठ के मेरे स्टूडियो से चला जा। राहुल लाल तू कौन है? तेरी क्या हैसियत है? तेरी औकात क्या है? ये क्या दिखाएगा? एक मिनट रुकिए। ये क्या दिखाएगा? जब मैं आपसे इस जबान में मैं आपसे आप कह के बात करता हूं, मैं कहूंगा राहुल लाल आपको पूरा हक है, आपको बीजेपी पर आरोप लगाने का पूरा हक है, आपको प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का पूरा हक है। लेकिन अगर मैं आपके आरोप लगाने के बाद यह कहूं कि राहुल लाल उठ के चला जा, राहुल लाल तेरी जबान है, ये पता क्या दिखाता है? ये मेरे संस्कार दिखाता है। ये आपके लिए कुछ आप पे इफेक्ट नहीं होता। ये दिखाता है कि मेरे संस्कार मुझे परिवार में क्या मिले हैं। यह दिखाता है कि मेरी किस तरह की अपब्रिंगिंग है। यह दिखाता है कि मैं किस तरह की सामंती सोच से आता हूं कि मुझे तो एक चाय वाला लगता है इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री क्यों बन गया। यह तो हम राज परिवारों का हक है। इस कुर्सी पे बैठने का हक तो राज परिवारों का है। यहां पे मेरे बगल में वो बैठेगा जो राज परिवार है। राहुल लाल कौन होता है? ये जो सोच है ना, ये खतरनाक सोच है, ये सामंती सोच है। ये दिखाता है राज परिवार की सोच। देखिए ऐसे सामंती रुकिए, हो गया। शाइना एनसी, आप लोग राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहते थे, तो इसलिए राहुल गांधी आज खुंदक निकाल रहे हैं, अगर मैं कुल मिलाकर निचोड़ निकाल पाया हूं तो। अशोक जी, जमीन आसमान का फर्क है। ये है मर्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री के पद का। आप जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के 140 करोड़ नागरिक के। और वहां राहुल गांधी ने जो तू ऐसे इसको तू तड़ाका जो शब्दों का दुरुपयोग किया है, ये पहली बार नहीं है। मैं आपको गिनाती हूं, 150 बार जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बातें की है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हिटलर है,
मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी पड़ी, उनके अपॉलजी को एक्सेप्ट नहीं किया। आनंद शर्मा ने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर सफरिंग फ्रॉम एन अनहेल्दी मेंटालिटी। मैं पूछना चाहती हूं, आप बार बार रिग्रेसिव कमेंट्स, आपके यूथ कांग्रेस ने ये इतनी मजाक उड़ाई कि ये तो चाय बेचने वाला है। मनीष तिवारी ने इडियट्स को डिवोटीज टू परमानेंट इडियट्स प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर। प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये डिक्टेटर और हिटलर है। ये छोड़िए, प्रधानमंत्री के प्रति जो आपको आदर सम्मान नहीं है एक चीज है, लेकिन राहुल गांधी के पास ये कमेंट बोलना कि ही इज अ ब्रोकर ऑफ सोल्जर्स ब्लड, इससे गंदा कोई टिप्पणी हो सकती है? इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना काम किया, काम के बाद अपनी काम के साथ पहचान कहा कि हम नामदार नहीं, हम कामदार है। राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर। भूलिएगा मत, इमरान मसूद ने कहा चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, ये शब्दों का। सोनिया गांधी कल्टिवेशन ऑफ पॉइजन, ये शब्द इस्तेमाल किया। मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। और भूलिएगा मत कि जनता ने क्या किया ये बयान के बाद। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि वो एक सांप है, स्कॉर्पियन एंड अ डर्टी मैन। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, उन्होंने कंपेयर किया प्रधानमंत्री को रावण से। मैं ये सब आपको याद क्यों दिला रही हूं? वापस मणिशंकर अय्यर बोलते हैं ब्लड मैन, वाटर मैन, डीलर ऑफ लाइज। ये छोड़िए, आपके जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको माफी मांगना तो एक चीज, मनीष तिवारी की नौबत ये कि कहें कि दाऊद इब्राहिम के साथ उन्होंने कंपेयर किया। राहुल गांधी ने बार बार, खैर है ये इन्फॉर्म, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि उनको नीति नियत है नहीं, उनकी कोई सोच विचार नहीं है। लेकिन रेणुका चौधरी वो बोलती है ही इज अ वायरस। सलमान खुर्शीद कंपेयर्स द प्राइम मिनिस्टर टू अ मंकी। मैं सिर्फ ये आपको क्यों याद दिला रही हूं क्योंकि जनता सब चीज याद करती है और जनता जानती है कि जब उनका एक मौका मिलता है एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो जरूर इलेक्शन के निमित्त देंगे। मानना एक लास्ट पॉइंट अशोक जी, प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन है, उनके पास वो करिश्मा है, वो खानदानी है क्योंकि वो कभी भी खानदान तक नीची स्तर की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रगति की राजनीति की। उन्होंने सिर्फ, आज भी उनके इलेक्शन रैली में सिर्फ सकारात्मक काम जो लाभार्थियों के लिए, स्टेइंग टू द ट्रैक, वॉकिंग द टॉक, मेकिंग श्योर कि डेडलाइंस पे ही फोकस करें और हेडलाइन पे नहीं। और दूसरे तरफ ये कांग्रेस निकम्मी पार्टी, जिनके लिए मैं शब्दों का दुरुपयोग करूं तो मैं अपने आप को नीचा गिराऊंगी, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मेरा सवाल शायना जी ये है कि भाई बीजेपी के नेता भी तो राहुल गांधी के लिए पप्पू पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं खेद के साथ आज अपने डिबेट में इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं। मैं इस शब्द के पक्ष में नहीं हूं। इस तरह के किसी क्या राहुल गांधी, मैं इसका जवाब दूंगी आपको, क्या राहुल गांधी इस देश के शहजादे हैं? क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री है? क्या राहुल गांधी इस देश के विद्वान हैं? क्या राहुल गांधी इस देश के बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं? या क्या राहुल गांधी सिर्फ एक पप्पू है, एक परिवार के, जहां कोई और सूझी नहीं आता है, कोई और के बारे में चर्चा तक नहीं होती है, और कोई जब वो इतना देर तक जो भाषण दिया उसका खंडन खुद ही कर डाला आपने। बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो देश में, विश्व में सबसे लोकप्रिय है, उनके प्रति तू तड़ाका की बातचीत कर सकते हैं, तो मैं तो मानती हूँ पप्पू एक कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। ओके, मैं एक बात सिर्फ इससे पहले आपने कहा, लेकिन मैं फिलहाल मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कार्यक्रम में किसी को इस तरह की टैगिंग की जाए, लेकिन मैं सिर्फ एक खबर है मेरे हाथ में, और वो खबर जो है वो आज की खबर है, कल दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है। आज की डिबेट में इंपॉर्टेंट है इस खबर को पढ़ना, इस खबर को समझना। दिल्ली हाईकोर्ट है, माननीय न्यायालय है, न्यायालय ने एक मामले के संदर्भ में क्या टिप्पणी करी।
और वो आज की डिबेट का बड़ा अहमियत है उस बात को समझना। हाईकोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना राजद्रोह। यह दिल्ली हाईकोर्ट का बयान है। एक पूरे मामले में, एक पूरा जो मामला एक इस तरह का चल रहा है, उसमें जो है इस तरह की जब चर्चा हुई कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना राजद्रोह है। यह कोर्ट ने किस भाव से कहा? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो एक व्यक्ति नहीं होता, वो देश का गरिमा मुखिया है, होता पद का मुखिया होती है, मुखिया होता है, उस पद की एक गरिमा होती है। इसीलिए कहा कि आप प्रधानमंत्री, कोर्ट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को कुछ भी आरोप लगा दें, कुछ भी कह दें प्रधानमंत्री के खिलाफ, और इस तरह से, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री माना जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि डेमोक्रेसी से चुना गया, डेमोक्रेटिकली चुना गया, देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पे पहुंचाया है। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, और करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ जब आप साजिश करते हैं तो कोर्ट कह रहा है वो राजद्रोह है। इसका मतलब अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगा के साजिश कर रहे हैं, कोर्ट उसे राजद्रोह कह रहा है, इसका भाव समझिए। इसीलिए प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन है, और जब आप इंस्टीट्यूशन पे बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इस साफ दिखता है कि आपकी सोच है, आपको लगता है कि आप इस देश के हर इंस्टीट्यूशन से ऊपर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आप अपनी उंगलियों पर नचाते रहे हैं, प्रधानमंत्री के कागज तो आप प्रेस क्लब में जाके फाड़ते रहे हैं, प्रधानमंत्री के अध्यादेश, तो इसीलिए आपको लगता है अरे प्रधानमंत्री तो हम बनाते थे, हम अपनी उंगलियों पर नचाते थे। ये चाय वाला कैसे आ गया? मत भूलिए, मणिशंकर अय्यर ने यही कहा था कि जब कांग्रेस का अधिवेशन था और मणिशंकर अय्यर ने कहा था ये मोदी कौन है, इससे यहां चाय बिकवाऊंगा। सोचिए आप, बीजेपी उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, और तब ये कहा ये मोदी कौन है, अरे ये प्रधानमंत्री क्या बनेगा, इससे चाय बिकवाऊंगा। ये सोच है। आज वो कहां पे कांग्रेस में नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस में उनको कितना डाउनग्रेड किया गया है? एक मिनट रुकिए। और वो कहां है? और जो लोग बैठ करके एयरपोर्ट पे नारा लगा रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो लोग कहां हैं? वो तो देखिए, वो लोग कहां हैं? डीप फेक वीडियो था वो डीप फेक वीडियो था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं राहुल लाल, राहुल लाल झूठ बोल रहे हैं, राहुल लाल झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं राहुल लाल, झूठ बोल रहे हैं। माफी मांगिए, माफी मांगिए राहुल लाल, राहुल लाल माफी मांगिए, डीप फेक नहीं है, आप माफी मांगिए राहुल लाल, माफी मांगिए आप सरासर। राहुल लाल झूठ बोल रहे हैं मेरे शो में, राहुल लाल मेरे शो में झूठ बोल रहे हैं, वो डीप फेक नहीं है। राहुल लाल झूठ बोल रहे हैं अपने बचाव में, राहुल लाल झूठ बोल रहे हैं, राहुल लाल झूठ बोल रहे हैं। राहुल लाल को शर्म आनी चाहिए, राहुल लाल शर्म आनी चाहिए। राहुल लाल अगर आप मेरे डिबेट में शौक पे अगर झूठ बोलेंगे तो मैं आपको अपने शो में नहीं बुलाऊंगा। मेरे शो में अगर हिम्मत है तो सच का सामना कीजिए। नहीं, आप हमारा अनुमान है, आपका अनुमान से मत बोला करिए, अनुमान से मत बोला करिए, अनुमान से। मेरे शो में दो टूक में अनुमान नहीं चलता, दो टूक में सच चलता है, दो टूक में वेरीफाई आपको करने की जरूरत नहीं, मैं वेरीफाई करके बता रहा हूं। अगर आप फंस जाते हो तो डीप फेक है। एक चीज बोलना चाहती हूँ डीप नहीं, एक मिनट रुकिए शाइना जी प्लीज। नहीं राहुल लाल, मैं इस तरह की झूठ बोलने की इजाजत अपने शो में किसी को, आप आलोचना कीजिए, मैं उत्तर सुनूंगा। आप झूठ बोलेंगे मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। हद हो गई। राहुल लाल ये आखिरी मौका मैं आपको दे रहा हूं, या तो आप माफी मांग लीजिए, तो इस पर चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। मेरे शो में झूठ नहीं चलता, डीप फेक है। 20 फीट गड्ढे में गाड़ देना डीप फेक था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी डीप फेक था, मर जा मोदी डीप फेक था। कितना डीप फेक है? शाइना जी रिस्पॉन्ड कीजिए फिर मैं। जी अशोक जी, देखिए, एक तरफ सिर्फ नकारात्मक राजनीति चल रही है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री ने आज जो मुरैना में एक कहा कि ये जो सपोर्ट उनको चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट में है, वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, और उन्होंने धन्यवाद किया वो एंथुजियास्टिक क्राउड को। तो एक तरफ राहुल गांधी ऐसे घटिया बात कर रहे हैं, और वहां जैसे कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, आपको पता है कि पब्लिक जो है उनका जो समर्थन रहा, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पुअर लॉ एंड गवर्नेंस को लेके। मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि कांग्रेस के शासनकाल में एक बीमारू स्टेट,
और भारतीय जनता पार्टी जैसे आती है तो आपको पता है कि एक चंबल लिंक प्रोजेक्ट हो या फिर रिजॉल्विंग इरिगेशन इश्यूज, तो वो ही इज स्टिकिंग टू द कॉज, ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्क व्हिच इज डन। और दूसरे लोग अपना जो स्थिर है जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए बहुत बधाई। एक मिनट, विषय से विशांत अरोड़ा मैं रुक जाता हूँ। एक मिनट शायना जी रुक जाइए। विषय से विशांत अरोड़ा, मैं देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई पार्टी अपने डेवलपमेंट की बात करे, प्रधानमंत्री की आलोचना करे, प्रधानमंत्री की नीतिगत मुद्दों पर आलोचना करे, कोई हर्ज नहीं है भाई। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी है, आपको प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। आप प्रधानमंत्री की शिकायत जाकर चुनाव आयोग में करें, आपको पूरा अधिकार है। आप प्रधानमंत्री से आप ये कहें कि प्रधानमंत्री ने इस देश की आर्थिक जो है तरक्की को रोक दिया, इस देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया, ये सब आपको हक है, सब अधिकार है। आप कहें प्रधानमंत्री, आप तो प्रधानमंत्री को बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जुमले बोलते हैं, फेंकू, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी थोड़ा मुझे लगता है कि उनसे बचना चाहिए। पप्पू से बचना चाहिए, फेंकू से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन तू तड़ाक की भाषा तो मुझे लगता है किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। हम एक दूसरे का इतना आदर करना सीखें। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आऊँगा जो है भुवन भास्कर जोशी जी, और मैं बाकी मेहमानों के पास आऊँगा इस ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। कर रहे हैं जिस तरह की बदजुबानी इस चुनाव में जो शुरू हो गई है, खासकर राहुल गांधी ने कल जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव में आप किसी की आलोचना करते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, इस बात का आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा जो है वो इस्तेमाल करनी गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी विनम्रता से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा हम तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, ये लोग नामदार हैं, तो इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए कि वो भाग जाता है, वो डरने लगता है, वो थर-थर कांपने लगता है, वो भाग जाता है जब मैं कहता हूं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुझे लगता है गलत है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। शायना इनसे जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, राहुल लाल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस समर्थक, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सूर्या मिथिल जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमिताभ भूषण हैं वरिष्ठ
पत्रकार हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या आपको लगता है ये भाषाई मर्यादा जो है इस चुनाव में टूटनी शुरू हो गई है? इस तरह से चीज़ों बचना चाहिए। देखिए, हमें ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश फॉलो करने का काम करता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक गरिमा के पद पर है। लेकिन जब हम देख पाते हैं 10 साल के उनके रिकॉर्ड को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार के शब्द बोलते हैं। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, और कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी को सुपंडका बोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री। भुवन भास्कर जोशी जी, 1 मिनट रोक रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। जो आपने पहले 3 उदाहरण दिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। रेणुका चौधरी को मेरे कार्यक्रम में कई बार ये बात हुई है, रेणुका चौधरी को सुपर्णखा नहीं कहा गया था। रेणुका चौधरी हंसी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये कहा था कि बहुत सालों बाद ऐसी हंसी सुनी है जैसी रामायण में सुनी थी। ये उनके शब्द थे। तो इसको आप ट्विस्ट कर रहे हैं। बाकी जो आपने कहा उस पर मैं शायना जी से जवाब लूंगा। बोलिए। और मेरे को लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को अधिकार है वो विपक्ष के लोगों को शहजादा करें। शहजादा कहें, ये उनका अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो देश के प्रधानमंत्री को कह सकते हैं विपक्ष के नेताओं को शहजादा। लेकिन मैं देख पाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के जो कार्यकाल को है, उनके जीवन शैली को अगर हम देख पाते हैं, मैं तो उनको शहंशाह मानता हूँ। और शहंशाही केवल 10 लाख का सूट पहनता है, और विदेश की जो घड़ी है वो शहंशाह पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, 4 बार ड्रेस बदलते हैं, ये शहंशाह होते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं भारतीय, चलिए, ये शहंशाह ने जो काम किया है, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। शायना जी 1 मिनट रुकिए, मैं आऊंगा, आपको मौका दूंगा। हाँ, बोलिए। मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप बोलिए। मैं बताता हूँ। और अभी साइना जी गुणगान कर रही थी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, करना भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी के हुई। सबसे बड़ा घोटाला 6,986 करोड़ का जो हुआ है, वो आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने वो माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि साइना जी मौका दूंगा, रुकिए। हाँ, रुकिए जरा, पेशेंस रुकिए। मैंने कितना पेशेंस दिखाया, मेरा भी मन कर रहा होगा। पहले डंडा, डंडे के बाद आपने चंदे की वसूली करी, और चंदे के बाद धंधा। और जिस प्रकार चंडीगढ़ में आपने लोकतंत्र की हत्या करी, वो पूरे देश में मिसाल बनी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो पाता तो हमें न्याय नहीं मिल पाता। और आप आना चाहते हैं कि भारत सत्ता में, वो इसीलिए आना चाहते हैं कि पूरे देश को आप चंडीगढ़ बनाने की नीति पे आदरणीय मोदी जी चले। ओके, अब विषय पर आ जाए। 24 में मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि आपको ठीक है, आपको ये आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन विषय पर आ जाएं एक बार फिर दोबारा। अब मैं कहना चाहता हूँ उस विषय पे। मैंने जो शुरुआत जहां से करी है, मैंने कहा किसी को भी अधिकार नहीं है संवैधानिक जीवन में जीते हुए कि वो किसी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे माननीय मोदी जी हो। लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री की बनती है, क्योंकि देश उनको फॉलो करता है। और क्या जब हम देश ये देखता है कि विपक्ष जो है 125-150 गालियां दे रहा है प्रधानमंत्री को, तो देश को क्या मैसेज जाता होगा भुवन भास्कर जोशी जी? मैंने बोल दिया ना, जब विपक्ष के नेता, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जब विपक्ष के नेता कहते हैं 20 फुट गाड़ देंगे, जब विपक्ष के नेता कहते हैं इससे चाय बिकवाएंगे, तब क्या मैसेज जाता होता है? संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ शायना जी, ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की गालियाँ प्रधानमंत्री को दी जाती हैं तो उसका क्या मैसेज जाता होगा? देश में क्या जाता होगा, विदेशों में क्या जाता होगा? मैंने अशोक जी एक बार भी नहीं कहा कि वो विपक्ष के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इतना जरूर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे सबसे बड़े हैं। गरिमा को रखने की एक क्लास में मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरे स्टूडेंट की जिम्मेदारी कम है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है कि मैं गरिमा को रखूं। भुवन जी, अगर एक घर में पिता पुत्र होते हैं ना, 2 लोग होते हैं, तो मुझे लगता है पिता की भी उतनी जिम्मेदारी है, पुत्र की भी उतनी जिम्मेदारी है। पुत्र जो है पिता को रोज आए दिन गाली दे, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी पिता की होती है। पिता तो फिर भी कई बार फटकारता है, डांटता है, लेकिन उसके बावजूद बेटे को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि बेटा आकर जो है रोज आकर पिता को गाली दे। आप भी परिवार वाले हैं,
अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता, मतलब ईश्वर करे कभी ना ऐसा हो, लेकिन आपके घर में इस तरह की संतान आपको कहे आप तो बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो आपको गाली दे सकता हूँ, तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें कि बड़े लोग हैं उनकी वो जिम्मेदारी सबकी होती है। डेमोक्रेसी में ना सबकी जिम्मेदारी होती है। और प्रधानमंत्री की गरिमा, फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, एक पद है। जब उस पद पर व्यक्ति पहुंच गया तो मुझे लगता है कि इतना सम्मान तो हमको देना ही चाहिए, इतना सम्मान तो हमें देना ही चाहिए कि हम उसके मरने की दुआएं ना करें, हम उसके लिए गाली गलौज ना करें, हम इस तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। एक लाइन में कहूं, लेकिन जो उस पद पे बैठे हैं उन्हें भी तो उस पद पे गरिमा का ध्यान रख के वक्तव्य देने की जरूरत उन्हें भी तो है कि वो भी देखिए दूसरे लोग भी उनके पद की गरिमा का ध्यान रखें, और माननीय प्रधानमंत्री जिस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं उस पद के गरिमा का ध्यान वो भी रखें, क्योंकि उनके तमाम बयान, आप सोचिए कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बयान आ रहे हैं, और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो बयान आया है, अब बताइए वो भी भाषा देखिए, वो अच्छे भाषा में किस प्रकार का शब्दावली का प्रयोग है, बताइए उससे भी दिल चूक जाता है। नहीं, उन्होंने, हाँ ठीक है, अच्छा शायना जी रिस्पॉन्ड करिए, चलिए। देखिए अशोक जी, प्रधानमंत्री की गरिमा आपने बरकरार नहीं रखी, इसके बावजूद उन्होंने क्या कहा उनके भाषण में वो भी हाईलाइट कीजिए। उन्होंने लोगों को कहा आप उत्तेजित मत होइए, हम सिर्फ काम करेंगे। और देश क्या बोल रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने किस ढंग से तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास, और जो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन और अपीजमेंट कांग्रेस कर रही है, बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, और आप गलत हैं अशोक जी पहली बार, क्योंकि 150 बार कांग्रेस के नेतागण मल्लिकार्जुन खड़गे, मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी, मनीष तिवारी, राहुल गांधी, और एक बार नहीं बार बार ये कहना कि हिटलर है, ये कहना है कि उनको मौत मिलनी चाहिए, ये कहना कि उनके जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो सिर्फ बेस्ड ऑन रिलीजन है, और जो आप कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति और लगातार एक गरिमा के बाहर, मैं मानती हूं कि यह ना सिर्फ दुखद है प्रजातंत्र के लिए, मुंह तो जवाब उनको सिर्फ 4 तारीख को मिलेगा। सूर्य मैथिल, क्या ये जो है ये वही सोच है जिस सोच की शुरुआत 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर से की थी कि भाई ये चाय वाला, इससे तो हम चाय बिकवाएंगे? तो क्या दर्द ये है कि ये चाय वाला व्यक्ति था, ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया? क्या दर्द वो है जो बार बार जो है निकलता है? इसलिए तो प्रधानमंत्री ने नामदार कामदार की बात की। जी हाँ, सूर्य मैथिल धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम श्रीवास्तव जी। और 4 लाइनें हैं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिस प्रकार की सोच और रणनीति कांग्रेस की है, अब आगे जाकर ये फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने वाले हैं। ये फिर चिल्लाएंगे कि ईवीएम को बीजेपी ने हैक किया था। ये अपने कर्मों को नहीं देखेंगे। और आपने कहा ना कि जो सोच ये है सामंती सोच कि चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया, एक कामदार, एक गरीब आदमी देश के सर्वोच्च पद पर कैसे पहुंच गया, अरे हम बनाते थे प्रधानमंत्री। मैं इससे भी पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। अब देखिए श्रीवास्तव जी, अशोक जी, ये जितना भी प्रोपोगेंडा और जितनी भी रणनीति है कांग्रेस की, ये कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस नहीं बना रही है, ये विदेशी शक्तियां बना रही है। आप सैम पित्रोदा का भी अगर बयान देखेंगे, उससे पहले आप देखिए विश्व में आज भारत का डंका 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बजाया। वो देश जो कभी हमको तीसरी दुनिया का देश समझते थे, आज हमसे लाइन में लगकर जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली, वो देश जो हम पर कृपा करते थे सैन्य साजो सामान देकर, आज वो हमारे देश में बने तेजस को, तोपों को, रॉकेट लॉन्चर्स को, बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खुद खरीद रहे हैं। वो देश जो कभी, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए राहुल लाल, देखिए थोड़ा शांति से सुन लिया कीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए। आपके शासनकाल में क्या हुआ था? देश के सैनिकों का सर काटकर पाकिस्तान ले जाता था और आप लोग कड़ी निंदा करते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। रुकिए राहुल लाल, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं फिर आपको, मैंने काफी मौका दिया, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप रिवर्टल कीजिए। और एक बात,
वो देश कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे जो कभी भारत को लोन बांटते थे, भारत की अर्थव्यवस्था को जंक और नेगेटिव में ट्रांसफर करते थे, भारत के यूपीआई को अपने देश में प्रयोग कराने के लिए लालायित हैं। आप देखिए इस प्रकार की जो एक विदेशी प्रोपोगेंडा है वो लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए चलता रहा है और वो आगे भी चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति समर्पण की भावना है कि वो व्यक्ति देश में पक्का मकान देने के लिए, हमारी माताओं बहनों को इज्जत घर देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, देश की सेना को सबसे मजबूत बनाने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए और साथ ही साथ देश के अंदर हर प्रकार के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए माल कहीं का भी हो, पसीना भारत का होना चाहिए, इसके लिए लगा हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ एक इंटरवेंशन कर दूं, उसके बाद फिर मैं अमिताभ जी के पास आता हूं, फिर मौका दूंगा आपको भी जो है भुवन भास्कर जी। मुझे सिर्फ ये याद आया अचानक से कि ये जो है पहली टिप्पणी नहीं है इस चुनाव में प्रधानमंत्री पर, एक और टिप्पणी है और वो कांग्रेस के एक सांसद की टिप्पणी है। और वो टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी थी, हमको तो ऐसे लोग चाहिए कांग्रेस में जो नरेंद्र मोदी का सर फोड़ सकें, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की मूड़ी फोड़ सकें। बिल्कुल, मैं मिस कर रहा था, माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे याद आया अचानक से। तो आप सोचिए कि ये पुराने बयानों की बात नहीं कर रहा मैं, इस चुनाव के बयानों की बात कर रहा हूं। आप सोचिए किसी नेता के लिए ये कहना, क्या आपने किसी नेता को सुना कि कोई किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई सांसद जो है चुनावी सभा में ये कहे कि हमारी पार्टी को तो ऐसे लोग चाहिए जो नरेंद्र मोदी का मूड़ी फोड़ सके, मूड़ी? सच ए शेमफुल। आप इतनी नफरत करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का सर फोड़ने के लिए आप कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, आप लठैत ढूंढ रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री का सर फोड़ सके। 20 सेकंड और दिए। ये कौन सी सोच है? एक मिनट रुकिए अमिताभ भूषण, एक मिनट रुकिए एक मिनट अमिताभ भूषण, ये इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भाषा, क्या इसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं? अशोक जी, मैं इससे थोड़ा अलग नजरिया रखता हूं। मैं इस पूरे कार्यक्रम को दो हिस्सों में देख रहा हूं, नामदार और कामदार को। पहले हिस्से में राहुल गांधी की बात, जो भाषा है, देखिए ये देश गांधी और कबीर का देश है। गांधी इस देश के भीतर सभी तरह के हिंसा के विरोधी थे, उसमें वाचिक हिंसा भी था, वो उसकी भी मुखालफत करते थे। और कबीर तो ये कहते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन सियासतदानों ने इस देश की तस्वीर कैसी बना दी है? तस्वीर ऐसी है कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिन सियासतदानों के खुद के वही खाते खराब है, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। और ऊपर से तुरा ये दिया जाता है कि उन्होंने गाली दी तो ये गाली जस्टिफाइड है, गाली के बदले गाली ये विकृति है। ये कहीं से तुलनात्मक इसमें जुड़ाव या अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरे हिस्से में मैं केवल ये कहूंगा अशोक जी कि प्रधानमंत्री जी ने नामदार और कामदार का जिक्र किया था। अशोक जी, स्वर्गीय राजीव गांधी का जब जिक्र होता है कि विरासत कर को उन्होंने समाप्त कर दिया, तो मुझे लगता है कि देश के सामने एक दस्तावेजी सच भी आना चाहिए कि क्या वाकई अपनी विरासत संपत्ति को बचाने के लिए राजीव गांधी ने उस कानून को समाप्त किया था। और दूसरी बात, देश को यह भी बताना चाहिए कि दिवंगत राजीव गांधी के समय में ही इस देश ने सपनों की कार देखी थी। इस देश ने उसी वक्त कंप्यूटर क्रांति की आहट को महसूस किया था। तो आज इस देश के प्रधानमंत्री कामदार भी हैं और नामदार भी हैं। तो गुजरे हुए वक्त के जो कामदार प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है तो प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति स्पष्टीकरण देने के लिए इस दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई आरोप है तो उसका दस्तावेजी साक्ष्य जरूर रखना चाहिए। और ये तमाम सियासतदानों से मैं उम्मीद करता हूं, ये देश उम्मीद करेगा। जी अशोक जी, आपने इंपॉर्टेंट बिंदु उठाया और जरूर जो है ये विरासत वाली जो डिबेट चल रही है, इसको भविष्य में जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं जरूर इस पर जो है, इस पर हम जरूर दोबारा से फिर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, आप इंटरव्यू करना चाहते थे, बोलिए। देखिए, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है सूर्य मैथिल जी, उनको सुन पा रहा था, वो उपलब्धि बताने का काम कर रहे थे। मैं भी क्या उपलब्धि देख पाता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जब हुआ तो मणिपुर में जाने का उनको समय नहीं मिल पाया। विश्व भ्रमण में निकले, अच्छी बात है, विश्व भ्रमण करना चाहिए, जाना चाहिए भैया, देश की गरिमा को बाहर भी ले जाना। लेकिन वो जो माताएं बहनें वहां पर रोई हैं। और एक मैं सैनिक को सुन पा रहा था, ये अशोक जी बिल्कुल पॉलिटिकली बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ।
वो कह रहा था कि मैं कारगिल में अपने देश की रक्षा कर पाया, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी पत्नी का रेप हो गया। ये भी हमने इसी कालखंड में देखा है। एक मिनट रेप का इस्तेमाल मत कीजिए, रेप की बात गलत है, बाकी जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। उनके साथ पर सवाल है कि जो हुआ मैं मानता हूँ वो रेप से कम नहीं था, नहीं होना चाहिए, लेकिन रेप शब्द का इस्तेमाल मुझे लगता है यहाँ टेक्निकली गलत होगा। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, उनको अपनी बात बोलने देंगे। मैं अशोक जी किसी को इंटरप्ट नहीं करता, मेरे को थोड़ा सा विषय दे दीजिए। देखिए, पहलवान जो बेटियां हैं जिन्होंने विश्व पताका फहराई, उनको कैसे घसीटा गया प्रधानमंत्री के 5 किलोमीटर आगे, ये भी देश ने देखा है। अगर आपने उपलब्धियों को देखा है और किस प्रकार हमने देखा हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, किस प्रकार हमने देखा कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी को जला दिया गया, ये भी इस देश ने देखा। किस प्रकार आज के समय में आगरा और मध्य प्रदेश में आदिवासियों का टॉयलेट किया जा रहा है, ये भी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। इनको भी देश याद करेगा। जब चुनाव होगा तो जो उपलब्धियां हैं दोनों तरह की, चाहे नकारात्मक है सकारात्मक, मुझे लगता है बिल्कुल, मुझे लगता है चुनाव में नकारात्मक सकारात्मक सारी बातों की बात होनी चाहिए। सूर्य मैथिल जी ने कुछ सकारात्मक बिंदु उठाए, आप नकारात्मक बिंदु आपको उठाने का हक है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये जो आपने कहे ये बिल्कुल सही बात है। मैं जो आपने मुद्दे उठाए वो मुद्दे उठने चाहिए, चुनाव में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार आपसे ये आप मेरे कार्यक्रम में ये आप शायद कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5वीं 6ठी बार ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो पार्टियां मणिपुर पर चिंता करती हैं उन्हें संदेश खाली कोई मुद्दा उठाना चाहिए। जब आप मणिपुर की बात करते हैं, संदेश खाली पे चुप हो जाते हैं, तो फिर आपकी भी नियत पे सवाल उठते हैं कि आप लोग भी जो है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों की नियत पे भी सवाल उठते हैं। आप रिस्पॉन्ड कीजिए सर। देखिए, अभी जो हमारे वाजपेयी जी हैं उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। आपको भी पता है अशोक जी, आप देश के बहुत पुराने जोशी जी बहुत पुराने आप पत्रकार हैं, आपने सभी ऋतु देखी हैं। मणिपुर के अंदर जो भी स्थिति हुई वो नई नहीं है, वहां पर नक्सली हिंसा मुझे लगता है हमेशा रही है। एक मिनट, लेकिन अभी यहां बैठकर ये लगातार मणिपुर तो उठाते हैं, क्या कभी पंजाब में जो हुआ उसको उठाया? देखिए, बीच में राहुल भाई आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है सुनिए मुझे लगता है 1 मिनट सर, मुझे 1 मिनट रुकिए। मुझे लगता है जब हम मणिपुर, पहलवान बेटी, संदेश खाली, उपलब्धियां, ये वो जब हम इन पे बात करने लगते हैं तो मुझे लगता है हम मूल मुद्दे से भाग रहे हैं। मैं मूल मुद्दे की बात नहीं कर रहा अशोक जी, मैंने तो केवल इतना पूछा कि आप मणिपुर को याद करते हैं, हाथरस को याद करते हैं, आप राजस्थान को याद करते हैं क्या? राजस्थान की विधानसभा में जब शांतिलाल धालीवाल राजस्थान के मंत्री ने खड़े होकर ठास किया था कि राजस्थान तो बलात्कार में इसलिए नंबर 1 है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, तब आपके मुंह में दही जम गया था क्या? एक मिनट रुकिए, ये मेरा अब आप लोग विषयांतर कर रहे हैं, मेरा विषय नहीं। राहुल लाल, छोटा सा सवाल, क्या प्रधानमंत्री के लिए यह कहना कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो नरेंद्र मोदी की मूड़ी फोड़ सकें, ये डीप फेक नहीं है? मत बोलिएगा डीप फेक है, ये डीप फेक नहीं है। क्या दिखाता है ये? शाब्दिक हिंसा नहीं तो क्या, जिसका भी अमिताभ जिक्र कर रहे हैं? हिंसा है, और इस प्रकार के बयानों का किसी भी पार्टी में किसी को भी किसी के विरुद्ध कहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बयानों का मैं कहीं से भी समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन हमने डिबेट में जिन शुरुआती जिन शब्दों का मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, नहीं एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट रुकिए। हो क्या रहा है कि 4 बयान आपके पास है, 4 बयान भुवन भास्कर जोशी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। वो 4 बयान जो हैं बार बार वही जो आपने दोहराए वही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने गिना दिए, क्योंकि आपके पास 4 बयान है, ठीक है, वो बयान भी गलत है, नहीं होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे 150 गालियाँ, और जब मैं पूछ रहा हूँ 150 गालियों में से किसी एक का जवाब लेता हूँ तो आप फिर वो 4, मैं उन 4 का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो हिंसा, शाब्दिक हिंसा, मूड़ी तोड़ने की, और फिर कहता हूँ मैं कि प्रधानमंत्री को मारने की बात करना, ये तो कोर्ट का आदेश है, राजद्रोह है। तो क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये हाई कोर्ट कह रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं मूड़ी तोड़ देनी चाहिए पीएम की, जो लोग कह रहे हैं कि मर जा मोदी, कब्र खुदेगी मोदी, उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? नहीं चलाए सरकार, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं, यहाँ से बोलिए, सुन लीजिए उनके, लेकिन आपने तो राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिन लोगों ने चिल्लाया था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो लोग कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी अगर सुनिए, एक मिनट रुकिए, मैं फर्स्ट खंड में एक चीज कहा था
कि विदेशी शक्तियां षड्यंत्र कर रही हैं। एक बहुत गंभीर किस्म का आरोप इन्होंने लगाया था। क्यों जॉन सोरोस तुम्हारा दबदबा बैठकर बोलता है ना कि मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को 20 एक मिनट सर, रुकिए एक मिनट, प्लीज रुकिए। देखिए वो तो जॉर्ज सोरोस का बयान है ना, ऑन रिकॉर्ड बयान है। एक मिनट राहुल लाल जी कांग्रेस का हो, उन्होंने विदेशी एकता, तो जॉर्ज सोरोस का तो ओपन बयान है ना कि मैं अपनी तिजोरियां खोल दूंगा, नरेंद्र मोदी 2024 में ना लौटे। लेकिन वो तो जॉर्ज सोरोस के पैसे भारत में आए हैं क्या? कोई मान रहा है इस चीज को? क्या मैं अब 10 साल अगर मोदी जी यहाँ पर आ गए और अगर उनके तिजोरी के पैसे भारत आ रहे हैं तो फिर ये तो सुनिए एक मिनट, रुकिए राहुल लाल रुकिए एक मिनट, रुकिए। देखिए मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मुझे बहुत सारे आपको फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि इस देश में 2019 तक अभी मेरे पास डेटा नहीं है, 200 ऐसी एनजीओ थी, 200 माफ कीजिएगा, 200 नहीं, गलती से 20,000 ऐसी एनजीओ थी जिनके पास विदेशों से पैसा आया था और उस पैसे का हिसाब। एक मिनट रुकिए राहुल लाल भागिए मत, रुकिए, जबरदस्ती मत बोलिए, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं जो आपने कोई सवाल उठाया तो एक एंकर होने के नाते अगर मेरे पास जानकारी है तो मुझे देश को जवाब बताना चाहिए। 20,000 एनजीओ थी जिनके पास विदेशों से पैसा आया था और भारत में पिछले एक दशक के अंदर अगर आप देखेंगे 2 लाख करोड़ रुपया एनजीओ के नाम पर हिंदुस्तान में आया था। बिल्कुल। और 20,000 एनजीओ को बैन लगाया गया था क्योंकि उनके पास जो विदेशों से पैसा आ रहा था उसका उन्होंने हिसाब तक देने से मना कर दिया था। और पी चिदम्बरम ने, जब वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने संसद के अंदर ये कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए एनजीओ के पास आया है और उसका उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। सोचिए यूपीए के समय से हो रहा था, लेकिन उस पर एक मिनट राहुल लाल बीच में मत बोलिए। तो ये इस देश में होता था, विदेशी पैसा आना, विदेशी पैसे से चीजों को प्रभावित करने की कोशिश करना, भारत का विकास रोकने की कोशिश करना और चुनाव में विदेशी पैसा आकर लोगों को प्रभावित करना, चुनाव को प्रभावित करना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, छुपी हुई बात है, ढकी हुई बात है, ये फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। संसद में कहा, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20,000 हमने एनजीओ बंद किया जो हिसाब नहीं दे रही थी। तो उस डिबेट में मत जाइए, जो फैक्चुअल चीज है उसको फैक्चुअल रहने दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भाषाई मर्यादा जो है मुझे लगता है हर तरफ से होनी चाहिए, हर तरफ से होनी चाहिए, किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, सबको सोच समझ के बोलना। लेकिन फिर कह रहा हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री हैं, इतना सम्मान कर लीजिए और राहुल गांधी को तो कम से कम इतना करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं और आज गुरुवार है तो आज हमारी जो पिछली क्विज थी उसके विनर्स का नाम डिक्लेयर करने का दिन है। तो अब बता देते हैं, हमने पिछली बार जो सवाल पूछा था वो था भारत के आम चुनाव में महिलाओं की पहली बार मतदान करने की अनुमति कब मिली, हमारा सवाल था। और उसका जवाब जो है
वो है 1951-52 में, यानी भारत के पहले चुनाव के साथ ही महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। और जो 3 लकी विनर्स हैं उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका जो पुरस्कार है आप तक जल्द पहुंच जाएगा। और कल शुक्रवार है, कल हम दो टूक में एक नया सवाल पूछेंगे, आप तैयार रहिएगा उसका जवाब देने के लिए। लेकिन आज मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में सभी मेहमानों का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि कम से कम भाषाई मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में तू तड़ाक की भाषा जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की उसको वो ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे कांग्रेस का ही कांग्रेस पे एक खराब रिफ्लेक्ट होता है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। फिर बात सही है, आप कहेंगे ईवीएम खराब हो गई। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।